हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। नो वन कैन गेट एनीथिंग अनलेस ही अर्न्स इट, दिस इज एन इटर्नल लॉ। किसी भी इंसान को तब तक कोई चीज़ नहीं मिलती जब तक वो उस चीज़ को अर्न नहीं कर लेता। अर्न का मतलब क्या होता है? आप उस चीज़ को कमा नहीं लेते, उसके लिए एफर्ट नहीं करते हो। और ये इस प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ भी चाहिए, कोई भी आपकी डिमांड हो, कोई भी आपका ड्रीम हो, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। किसी के देने से वो वाली चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी टीचर्स, आपके फ्रेंड्स ये सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हाँ आप इस तरीके से अपने ड्रीम को फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन ये अचीव किसको करना होगा? आपको खुद को। एफर्ट किसको करना होगा? आपको करना होगा। ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। आज की वीडियो में हम लोग गेट 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक 76.2 गेज ब्लॉक इज यूज अंडर वन एंड ऑफ 254 mm sign bar with roll diameter of 25.4 mm. The height of gauge blocks required at the other end of the sign bar measure the angle of 30 degree is dash mm. क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? साइन बार का यूज़ हम करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। जो मैक्सिमम एक्यूरेट एंगल ये दे सकता है वो होता है 45 डिग्री। उसके बाद इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज होती है। साइन बार की लेंथ आपको गिवन है 254 mm, ठीक है। फर्स्ट एक एंड की तो आपको लेंथ गिवन है 76.2 एंड सेकंड एंड की, अदर एंड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और एंगल कितना गिवन है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सिंपल सा है, हम यहाँ पे साइन लॉ लगा देंगे। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h1/l। एल की वैल्यू गिवन है आपको 254, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ से h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 mm। बट ये आपका आंसर नहीं है। स्टूडेंट जल्दीबाजी में यही आंसर लिख कर आते हैं, लेकिन आंसर क्या है? आपको टोटल लेंथ निकालनी है अदर एंड की। तो वो क्या हो जाएगी? h1 + 76.2। तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 203.2 mm। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y dy/dx इक्वल किसके है? y के। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डेट सेटिस्फाई द कंडीशन y1 = 1 इज। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको एक कंडीशन भी गिवन है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? पहली चीज़ जो हमें दिख रही है यहाँ पे, dy के साथ y का फंक्शन एंड dx के साथ x का फंक्शन सेपरेट कर देंगे, ठीक है। x का यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। dy के साथ y का फंक्शन होगा और dx के साथ x का फंक्शन। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें एक कॉन्स्टेंट मिलेगा c। अब c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? x की वैल्यू आपको गिवन है 1 और y की वैल्यू 1 पे, x बराबर 1 पे कितनी है? 1 है। वैल्यूज पुट कर दो x और y की 1 1। तो c की वैल्यू कितनी है आपको मिल जाएगी? 0। अब यहाँ पे जो हमें फंक्शन मिलेगा वो कितना होगा? फाइनल फंक्शन कितना हो जाएगा? y e y इक्वल हो जाएगा ex के, और यही इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल मास रेस्ट ऑन ए surface that is inclined at 30 degree to the horizontal plane as shown in the figure. When a vertical force of 900 Newton and the horizontal force of 750 Newton are applied, the block is just about to slide. The coefficient of static friction between the block and surface is dash. अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? एक इंक्लाइंड सरफेस है और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका वर्टिकली कितना फोर्स लग रहा है? 900 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लग रहा है? 750 न्यूटन। और हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब आप सिंपल सी चीज़ जानते हो, इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा गया और उस पर भी फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो ब्लॉक कहाँ पर आने की टेंडेंसी होगी? नीचे की तरफ। और इसे रजिस्ट कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू इंटू एन। एन क्या होगा यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन है, वर्टिकल फोर्स गिवन है, थीटा गिवन है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका इस तरह हो जाएगा। अब रिजोल्व कर देंगे सारे फोर्सेस को। जो इसका थीटा गिवन है 30 डिग्री, उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, कोस थीटा और साइन थीटा। उस थीटा के रेस्पेक्ट में सारे फोर्सेस को रिजोल्व कर देंगे। अब क्या करना है? बैलेंस का काम करना है। वर्टिकल फोर्स को इक्वल कर देंगे, वर्टिकल फोर्स का जो सम है 0 के, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के सम को इक्वल कर देंगे 0 के। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या मिलेगी?
एन इक्वल हो जाएगा 900 कोस थीटा प्लस 750 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 1154.42। देन सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एफ मैक्सिमम, फोर्स जो मैक्सिमम प्लस 900 साइन 30 डिग्री इक्वल किसकी हो जाएगा 750 कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये एफ मैक्सिमम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, और उसकी वैल्यू क्या होती है म्यू एन। एन की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1728। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउडर पार्टिकल यूज्ड इन पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर स्कैटरिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 30,000 bearings. The daily demand of the bearing is 15,000. The holding cost per year of keeping a bearing in the inventory is 20 rupees. The setup cost for the production of the batch is 1800 rupees. Assuming 300 working days in a year, the economic batch quantity in the number of bearing is। अगर इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन कैपेसिटी की वैल्यू ही नहीं गिवन होती, ये जो 30,000 बियरिंग गिवन है ये नहीं गिवन होता, तो आप इकोनॉमिक बेच क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड होता है, √2d अपन में CH, इसकी डिमांड को ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते और उसे डिवाइड कर देते होल्डिंग कॉस्ट से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी दे दी 30,000 की और डिमांड मिल रही है हमें कितने की 15,000। तो यहाँ से हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, रूट में 2d/CH मल्टीप्लाई विद P/P-T। अब P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और स्मॉल d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड ऑफ द बियरिंग। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,250 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर एडियाबैटिक फ्लो ऑफ एयर थ्रू ए डक्ट एट ए गिवन पॉइंट इन द डक्ट। वेलोसिटी ऑफ एयर आपको गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर गिवन है 330 केल्विन एंड प्रेशर की वैल्यू गिवन है 180 किलो पास्कल। एज्यूम डेट द एयर बिहेव्स एज ए परफेक्ट गैस विद कांस्टेंट CP। अगर CP की वैल्यू स्टैंडर्ड गिवन है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें गिवन है, एडियाबैटिक फ्लो हो रहा है एयर का डक्ट के थ्रू। अब मैं सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, मैक नंबर की। मैक नंबर की वैल्यू क्या होती है V/C, मतलब ये क्या हो जाएगा V/ में रूट में गामा RT। गामा की वैल्यू मेरे को पता है 1.4, R की वैल्यू भी स्टैंडर्ड लेनी है 287 एंड टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 330 केल्विन, वेलोसिटी भी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। तो मैक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.823। अब मैक नंबर की वैल्यू मैंने क्यों कैलकुलेट करवाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्टैग्नेशन टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, और स्टैग्नेशन टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी T0/T इक्वल किसके हो जाएगा 1 + Γ-1/2 मल्टीप्लाई विद मैक नंबर का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। अननोन कौन सी चीज़ है, T0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 374.7 केल्विन, और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। The next question, question number 7. A cantilever beam with a uniform flexure rigidity is loaded with a concentrated force at its free end. The area of the bending moment diagram corresponding to the full length of the beam is 10,000 Newton meter square. The magnitude of the slope of the beam at its free end is dash microradian. क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। फ्लेक्सर रिजिडिटी की वैल्यू EI की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपको गिवन है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप की। अगर बाई चांस इन्होंने डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछी होती तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे लोड लग रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है WL3/3EI। W मतलब लोड की वैल्यू गिवन है, EI की वैल्यू भी गिवन है, बट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द बीम। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन में EI मल्टीप्लाई विथ लेंथ, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एरिया की वैल्यू भी गिवन है, EI का प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 50 माइक्रो रेडियंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A shell and tube heat exchanger is used as a steam condenser. Coolant water enters at the tube at 300 Kelvin at a rate of 100 kg per second.
The overall heat transfer coefficient is 1500 watt per meter square Kelvin and the total heat transfer area is 400 meter square. Steam condenses at the saturation temperature of 350 Kelvin. Assume that the specific heat of coolant water is 400,000 joule per kilogram Kelvin. The temperature of the coolant water coming out of the condenser is. अब आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्टीम कंडेंसर है जिसका जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, आपको गिवन है वो 350 केल्विन। कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन और आपसे क्या पूछा गया, आउटलेट कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, वो क्या होती है U अपॉन में MCP। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में। NTU की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर के इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ जाएगी 0.7768। अब जो इफेक्टिवनेस है उसकी वैल्यू क्या होती है, TCE माइनस TCI, जो कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट और इनलेट का टेम्परेचर डिफरेंस है वो, अपॉन में हो जाएगा THI माइनस TCI, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, यहाँ से TCE की वैल्यू आपको मिल जाएगी 339 केल्विन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a column with one end fixed and the other end is free has a critical buckling load of 100 Newton. For the same column, if the free end is replaced with a pinned end, then the critical buckling load will be. अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो कॉलम है। पहले केस में क्या है कि वो जो एक एंड है फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, उस केस में जो इसकी बकलिंग लोड की वैल्यू है वो है 100 न्यूटन। ठीक है, इस केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा, 2L। देन सेकंड केस में वही कॉलम है जिसका जो फ्री एंड है उसे हमने रिप्लेस कर दिया पिन एंड से, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, L/√2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सेकंड केस में बकलिंग लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हम लोगों को पता है कि जब सारा क्राइटेरिया सेम है, मतलब बकलिंग लोड की वैल्यू क्या होती है, π² EI अपॉन में इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉलम तो वही मटेरियल है ना, तो इसका EI तो सेम ही रहेगा, तो π² EI तो सेम है, बट चेंज कहाँ हो रहा है, इक्विवेलेंट लेंथ में। तो जो क्रिटिकल लेंथ है, इसकी क्रिटिकल बकलिंग लोड है वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ के। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/LE² के। फर्स्ट केस में जो LE की वैल्यू है वो 2L होगी एंड सेकंड केस में LE की वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगी, L/√2 के। तो यहाँ से जो बकलिंग लोड हो जाएगा सेकंड लोड केस में वो आ जाएगा आपका 800 न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द कास्ट आयरन विच पोजेस ऑल द कार्बन्स इन द कंबाइंड फॉर्म एज ए सीमेंटाइट इज नोन एज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, white cast iron. Question number 11, a PERT network has 9 activities on its critical path. The standard deviation of each activity on the critical path is 3. The standard deviation of the critical path is, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, जो PERT है उस नेटवर्क में टोटल 9 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हर एक्टिविटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम है और वो कितना है, 3 है। अब आपको इस क्रिटिकल पाथ के अलोंग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो टोटल सिग्मा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट में सम ऑफ वेरिएशंस अलोंग क्रिटिकल पाथ। सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सेम है सबके लिए, सिग्मा की वैल्यू 3 है तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ से जो टोटल सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। देन क्वेश्चन नंबर 12, ए 2-dimension फ्लो हैज़ वेलोसिटी इन x एंड y डायरेक्शन गिवन बाय, u की वैल्यू गिवन है 2x/t एंड v का फंक्शन आपको गिवन, v की वैल्यू आपको गिवन है -y²t, वेयर t डिनोट्स टाइम। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू x = 1 एंड y = 1 इज। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है जो जिसका टेंजेंट आपको उस पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू देता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, फंक्शन आपको किसके गिवन है, u एंड v के फंक्शन गिवन है x एंड y के रेस्पेक्ट में। स्ट्रीम लाइन इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो dx/u इक्वल होती है dy/v इक्वल हो जाती है dz/w। u और v का फंक्शन गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का फंक्शन x के dx के साथ में और y का फंक्शन dy के साथ में कर देंगे और उसके बाद इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे 1 एंड y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो जो फंक्शन आएगा आपके पास, इक्वेशन जो आएगी स्ट्रीम लाइन की वो होगी xy² इक्वल हो जाएगा 1 के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
Ambient pressure, temperature and relative humidity at a location are 101 kilopascal, 300 Kelvin and 60% respectively. The saturation pressure of water at 300 Kelvin is 3.6 kilopascal. The specific humidity of ambient air is dash ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? प्रेशर, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है. हम सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जो सेचुरेशन जो प्रेशर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फाई की वैल्यू आपको गिवन है 0.6. PVS क्वेश्चन में आपको गिवन है. सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर आपको कितना गिवन है? 3.6 किलो पास्कल. ठीक है, तो यहाँ से जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे इजीली. कितनी आएगी? 0.6 मल्टीप्लाई विथ 3.6, 2.16 किलो पास्कल. क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इक्वल होता है 0.622 मल्टीप्लाई विथ PV अपॉन में P माइनस PV. अब P की वैल्यू पता है, PV की वैल्यू पता है, तो आराम से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.58 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें आपको जो एग्जांपल गिवन है रीजनरेटिव वाटर हीट सिस्टम का. अब ये होता क्या है? टरबाइन में जितनी भी स्टीम गई है एक सर्टेन पोजीशन पे हम कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को एक्सर्ट करते हैं. अब उस स्टीम का हम करते क्या हैं? फीड वाटर हीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमने टरबाइन से स्टीम निकाली है उस स्टीम को पंप से आने वाली वाटर के साथ मिक्स कर देंगे. अब आप पूछेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा. अब देखो, जो स्टीम है जो टरबाइन में होगी उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. अब वो जब वो वाली स्टीम पंप के आउटलेट से निकले हुए वाटर के साथ मिक्स होगी तो ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा. अब ये जो इंक्रीज वाटर है वो हम फिर दोबारा से सर्कुलेट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट लोकेशंस 2 इज 2624 किलोजूल पर किलोग्राम. स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट लोकेशन 5 इज 226.7 एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सेचुरेशन वाटर एट द लोकेशन 6 इज 708.6 kilojule per kilogram. If the mass flow rate of the water entering the open feed water heater is 100 kilogram per second, then the mass flow rate of the steam at the location second will be. क्वेश्चन में आपको सारी एंथैल्पी गिवन है लोकेशन सेकंड, लोकेशन 5 एंड लोकेशन 6 की. ठीक है, मास फ्लो रेट जो है वाटर के एंटरिंग पॉइंट पे वो भी गिवन है आपको 100 किलोग्राम पर सेकंड. आपको फाइंड आउट क्या करना है? लोकेशन सेकंड में जो कितना मास फ्लो रेट होगा स्टीम का वो आपको चीज़ फाइंड आउट करनी है. अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हमें मास बैलेंस करना पड़ेगा ओपन फीड वाटर हीटर का. इनलेट में कौन कौन सी पोजीशन है? लोकेशन सेकंड एंड लोकेशन 5. इन दोनों का मास फ्लो रेट आपको गिवन होगा. लोकेशन सेकंड का मास फ्लो रेट कितना है? x माइनस 100 किलोग्राम पर सेकंड एंड लोकेशन 5 का मास फ्लो रेट कितना है? 100 किलोग्राम पर सेकंड. ठीक है, आउटलेट में मास फ्लो रेट कितना है? x है. मतलब हमें ओवरऑल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे जो इसकी रेस्पेक्टिवली स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो सारी क्वेश्चन में गिवन है आपको. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100H5 प्लस x माइनस 100H2 इक्वल किसके हो जाएगा? XH6. सारी वैल्यूज़ गिवन है. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 125.2 किलोग्राम पर सेकंड. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है. हमसे क्या पूछा गया? मास फ्लो रेट एट द लोकेशन सेकंड. तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 100 25.2 किलोग्राम पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. A surface grinding operation has been performed on a cast iron plate having dimension 300 mm, 10 mm width and 50 mm height. The grinding was performed using an alumina wheel having a wheel diameter of 150 mm. Wheel width given आपको 12 mm. The grinding velocity used is 40 meter per second. Table speed आपको given है 5 meter per minute. Depth of cut per pass is 50 micrometer. And the number of grinding passes is 20. The average tangential and average normal forces for each pass found to be 40 Newton and 60 Newton respectively. The value of the specific grinding energy under the grinding condition is dash. अब आपको क्या है कि सारी वैल्यूज़ गिवन है. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही वो इसे स्किप आउट कर देंगे, जबकि क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत छोटा सा है. ठीक है, यहाँ पे आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी की. सबसे पहले हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. पावर कितने होती हैं? कटिंग फोर्स मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी. अब ये जो फोर्स है वो कौन सा लोगे? टेंजेंशियल लोगे या फिर नॉर्मल फोर्स ले लेंगे हम? कटिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल एक्ट करता है. तो जो टेंजेंशियल फोर्स की इसमें वैल्यू गिवन है 40 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर देंगे टेबल की जो वो आपकी जो ग्राइंडिंग वेलोसिटी वो आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है। तो 40 न्यूटन मल्टीप्लाई विथ 40 मीटर पर सेकेंड, कितनी वैल्यू आ जाएगी पावर की? 1600 वोट। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल रिमूवल रेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो ग्राइंडिंग होगी वो किसके अलोंग होगी? इसकी विथ के अलोंग होगी, जो 10 mm विथ गिवन है उसके अलोंग होगी। तो MRR किस पे निकाली जाएगी? इसकी विथ पे। 10 मल्टीप्लाई विथ 0.05 जो इसमें गिवन है, इसके डेप्थ ऑफ कट पर पास, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे टेबल की स्पीड के। टेबल स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर मिनट, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से MRR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41.667 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में? स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी की। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर अपॉन में MRR, दोनों वैल्यूज हमें पता है। यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 38.40 जूल पर mm क्यूब। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। Consider an ideal vapor compression refrigeration cycle working on R134A refrigerant. The COP of the cycle is 10 and the refrigeration capacity is 150 kilojoule per kilogram. The heat rejected by the refrigerant in the condenser is। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर। COP की वैल्यू गिवन है साइकिल की 10 है एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गिवन है 150 किलोजूल पर किलोग्राम। तो यहाँ से आप वर्क इनपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं। COP क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क डन, ठीक है। QL अपॉन में वर्क इनपुट हो जाएगा और COP की वैल्यू 10 गिवन ही है। तो यहाँ से वर्क इनपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 किलोजूल पर किलोग्राम। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर, QH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो QH की वैल्यू कितनी होती है? QL प्लस वर्क इनपुट। QL की वैल्यू आप तो क्वेश्चन में गिवन है 150 और वर्क इनपुट की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 15। तो यहाँ से QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 165 किलोजूल पर किलोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय इंजन इज गिवन बाय टी। थीटा का फंक्शन है यहाँ पे थीटा का 12,000 प्लस 2500 साइन 2 थीटा न्यूटन मीटर, वेयर थीटा इज द एंगल टर्न बाय द क्रैंक from inner dead center. The mean speed of the engine is 200 rpm and it drives a machine that provide a constant resisting torque. If the variation of the speed from the mean speed is not to be exceed plus minus 0.5%, the minimum mass movement of inertia of the flywheel should be dash किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक फ्लाई व्हील है जिसके टॉर्क का फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। एन की वैल्यू, मीन स्पीड की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओमेगा क्या होगा? 2πn/60। एन की वैल्यू 200 rpm है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर देंगे 20.94 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और आपको यहाँ पे मीन स्पीड का कोफिशिएंट भी गिवन है। CS की वैल्यू कितनी गिवन होगी? प्लस माइनस 0.5 है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो CS की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.001 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओवरऑल आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? E इक्वल होता है I ओमेगा स्क्वायर CS, ठीक है। अगर E की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू पता है, CS की वैल्यू पता है, तो I की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब डेल्टा E की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क का जो फंक्शन गिवन है 12,000 प्लस 2500 साइन 2 थीटा, उससे हम क्या करेंगे? T माइनस टी मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डी थीटा में, तो उससे डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। अब साइन का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन किसके बीच में होगा? 0 to π/2। यहाँ से डेल्टा E की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी 2500 जूल। यहाँ से I की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे 570 किलोग्राम पर मल्टीप्लाई विथ मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th। An object is moving with a Mach number of 0.6 in an ideal gas environment, which is at a temperature of 350 Kelvin. The gas constant is 320 joule per kilogram Kelvin and the ratio of specific heat is 1.3. The speed of object is। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? मैक नंबर गिवन है गैस का 0.6 है और टेम्परेचर गिवन है 350 केल्विन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी। मैक नंबर क्या होता है? V/C, V अपॉन में रूट में गामा RT। गामा की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू भी पता है और मैक नंबर की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 229 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। A vertical shaft Francis turbine rotates at 300 rpm. The available head in the inlet to the turbine is 200 meter. The tip speed ratio of the rotor is 40 meter per second. Water leaves the runner to the turbine without valve. Velocity at the exit of the draft tube is 3.5 meter per second. The head loss in the different components of the turbine are
स्टेटर एंड गाइड वेन का जो हेड लॉस है वो 5 मीटर है, रोटर में 10 मीटर एंड ड्राफ्ट ट्यूब में 2 मीटर है, ठीक है। फ्लो रेट थ्रू द टर्बाइन इज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टेक जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन इज, क्वेश्चन में आपको हेड लॉसेस की वैल्यू गिवन है, टिप स्पीड की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू जो टरबाइन का रोटेशन है स्पीड की वैल्यू भी गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज। अब जो एच नेट होता है, एच इनलेट, वो किसकी इक्वल होगा, टरबाइन का हेड, स्टेटर का हेड, रोटर का हेड एंड ड्राफ्ट ट्यूब प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 2g, सारी वैल्यूज गिवन है। तो टरबाइन का हेड की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे 182.375 मीटर। अब मुझे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है टरबाइन की, वो किसकी हो जाएगी, ये रेशियो हो जाएगा टरबाइन हेड टू इनलेट हेड का। तो यहाँ से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91.187%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए हाई वेलोसिटी वाटर जेट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए पाइप फिल्ड विद द स्टेगनेट वाटर। द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 0.32 मीटर. This high velocity water jet entrains additional water from the pipe and the total water leaves the pipe with the velocity 6 मीटर पर सेकेंड as shown in the figure. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन है, एरिया गिवन है जेट के क्रॉस सेक्शन का, वेलोसिटी गिवन है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मास फ्लो रेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि इनलेट में जितना भी मास फ्लो रेट हो रहा होगा वो आउटलेट में जितना मास फ्लो रेट है उन दोनों की इक्वल होगा। तो इनलेट में कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, 35 मल्टीप्लाई विद 0.01 प्लस क्यू नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद पाई बाई 4.32 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई बाई 4 क्यों अप्लाई किया, डायामीटर गिवन है आपको पाइप का 0.32, डायमीटर से एरिया की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 132.55 लीटर पर सेकेंड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू डू बट हाउ मच लव यू पुट इन टू वॉट यू डू डेट काउंट्स। अब सिचुएशन क्या होती है, सबके सामने तो सिचुएशन सेम ही रहती है। ओवरऑल अगर मैं ऊपर से देखूँ तो सबकी सिचुएशन एक जैसी होती है, सबको एक ही काम दिया जाता है, लेकिन आप अपना काम कितने प्यार से करते हो वो काउंट होता है। मतलब एक ही काम है, जैसे 10 लोग 20 लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका उस काम में कितना एफर्ट दे रहे हो, कितनी क्रिएटिविटी से उस काम को कर रहे हो, वो काउंट होता है।